हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के सभी कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर जो आपके इस बारी सिलेबस में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3, इनको हम इस वीडियो में करेंगे। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रमेय 1.2, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ये प्रमेय तो यहाँ पर लिखी है। आई एम श्योर हो सकता है आपको ये समझने में परेशानी हो। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के क्रम के अतिरिक्त अद्वितीय होता है। देखिए ये है क्या। कोई भी जो भाज्य संख्या है, देखो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें वन और स्वयं इसके अलावा किसी और का भाग हो जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि चार एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो चार एक भाज्य संख्या है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 ये भाज्य संख्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, फिर 12 है, 14 है, 15 है, ये सब भाज्य संख्या है। इसका कारण ये है कि इसमें वन और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है। जैसे 4 है, इसमें वन का और स्वयं का तो जाता ही है, स्वयं का मतलब 4 का, लेकिन इसके अलावा किसी और से भी भाग ये चला जाता है। किसी और से भी हम इसको भाग दे सकते हैं और वो है 2। ऐसे ही इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं, इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, इसको 3 से भाग दे सकते हैं, इसको 2 और 5 से भाग दे सकते हैं। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें हम केवल वन एंड स्वयं का ही भाग दे सकते हैं, किसी और से भाग नहीं दे सकते हैं। तो जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में केवल या तो वन का दे पाओगे आप या फिर स्वयं का। ऐसे ही 3 है, ऐसे ही 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ओके। तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जो भी भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भाज्य संख्या मैंने 4 लिख दी है, तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 कर दिया ना हमने व्यक्त। आप जानते हैं 4 2 गुणा 2 होता है, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से जैसे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। जैसे 10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। इसके अलावा जैसे 16 है, 16, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देख सकते हैं कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया। और इस प्रमेय का जो दूसरा भाग है वो ये है कि जो ये गुणनखंड है ये एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही तरीके से आप लिख सकते हैं, दूसरा इसका तरीका नहीं हो सकता है। इनका क्रम अलग अलग हो सकता है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे आप इसको 3 गुणा 2 लिख सकते हैं तो इनका क्रम आप बदल सकते हैं। जैसे इसको 5 गुणा 2 आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका कोई और आंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कुछ और आ जाए। ओके। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है कि ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ऐसा कोई और नहीं है, जिसका जो एक ही है, अद्वितीय, यूनिक हम जिसको कहते हैं। तो इसका गुणनखंड यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी एक ही टाइप का गुणनखंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। क्रम बदल सकते हैं वो अलग बात है, बट गुणनखंड एक ही होगा। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमारे सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है और ये जो एग्जाम्पल है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। एग्जाम्पल है कि संख्याओं इस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये 4 है, इसकी घात अगर मैं देखो, ये 4 की पावर n है ना, अगर मैं n की जगह पर 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 4 की घात 1 4 होता है।
अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 4 की घात 2 होता है 4 गुणा 4 यानी 16। अगर यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा, फिर 4 का और गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। 4 यहाँ पर मैं रखता हूँ n की जगह पर तो ये आएगा 256। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके अंत में संख्या है ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या हम n की जगह पे कुछ ऐसा रख सकते हैं, कोई संख्या कि जिससे कि ये जो इसका प्रसार है, यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो अंत है ये 0 से हो, यानी 4 की घात n जो है इस संख्या में अंत में 0 आए। जैसे यहाँ पे 4 6 4 6 आ रहा है ना, क्या ऐसा n का कोई मान है जिसके लिए 0 हो? आप भी समझ सकते हैं कि 0 तो कभी नहीं आएगा ये, लेकिन इसको हमें थोड़ा लिखना है और ध्यान रखना अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमें ये करना है। ओके, तो अब किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो संख्या है जिसके एंड में हमें 0 चाहिए होता है, देखो कोई भी संख्या, मान लो कि संख्या 10 है, अगर हमें इसके अंत में 0 चाहिए तो हमें यहां पर 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, यानी 0 से अंत होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होते हैं। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे मान लो कोई संख्या 10 है तो इसमें 2 गुणा 5 होता है। आप जानते हैं कोई भी संख्या आप चुनिए और उसका प्रसार कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंडों में लिखिए, आप पाएंगे कि उसमें 2 और 5 अवश्य होगा। जैसे मान लो 40 है, 40 आप जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 ये होता है। अच्छा, वैसे मैंने कैसे लिखा है ये आप, आई एम श्योर आपको पता होगा। 2 से भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 10 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 5 हो जाएगा और 5 से, तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से होगा। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में ये होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हम अपने उस पे। तो यहां पर जो है संख्या है हमारे पास क्या, 4 की घात n। हम जानते हैं कि 4 की घात n, अब 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2। आप इसको यहां पर छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड केवल इसमें 2 है, इसमें 5 तो है नहीं, और वो कभी होगा भी नहीं। अब जो मैंने ये बात बोली ना, वो कभी होगा भी नहीं। ये क्यों कहा है मैंने? ये है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अभी 2 गुणा 2 है और थोड़ी देर में 2 गुणा 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 2 गुणा 2 अभी भी है और हमेशा 2 गुणा 2 ही रहेगा। तो कोई भी जो भाज्य संख्या होती है, जैसे मान लो कि कोई भाज्य संख्या मैंने ले ली है 6, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणा 3 होगा, और ये 2 गुणा 3 ही रहेगा। आप इसका क्रम बदल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या यहां पर नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इसमें आप 2 गुणा 5 लिख दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि अभी तो ये है और किसी और सिचुएशन में हम 2 गुणा 5 इसको लिख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। यह है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, और हमको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्ड इसका आंसर लिखा है और आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। तो हम लिखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर केवल 2 है एक अभाज्य गुणनखंड, 5 नहीं है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है ना। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार, ये ध्यान रखना, आपको ये नाम जरूर लिखना है, ये इसका जिक्र जरूर करना है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार इसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है। यहां पर 5 नहीं है तो वो कभी आएगा भी नहीं। ये किस वजह से है?
यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि हम ये लिखेंगे कि इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, और ये हमारा, यही हमें लिखना है। ओके, क्या आप इस बात को समझ गए? यहां पर 4 की जगह पे कुछ और भी हो सकता था, 6 हो सकता था। तो मान लो कि यहां पे 6 है, तो आपको वही करना है। 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3, और फिर आप ये कहेंगे कि अब क्वेश्चन वही होगा कि क्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है? तो आप ये कहोगे कि 6 ये होता है, और शून्य होने के लिए यानी 0 होने के लिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं। यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है, और वो कभी होगा भी नहीं। ये क्यों नहीं होगा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार नहीं होगा। तो इसीलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब होता क्या है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और कुछ स्टूडेंट्स दूसरी विधि अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि 20, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली विधि अप्लाई कर देते हैं। आई एम श्योर आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि सबको पहले 2 से डिवाइड किया, और फिर आगे और नंबर से डिवाइड करके लास्ट में आंसर आ जाता था। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल यही विधि अप्लाई करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल यही विधि है। ओके, अब ये क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड से क्या मतलब है। तो जब भी हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 6 है, तो 6 को अगर हम 2 इंटू 3 लिखें तो हमने क्या कर दिया है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि जो 2 है वो भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका कारण ये है कि ये संख्याएं 1 एंड स्वयं इनके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। किसी भी और संख्या से इनको आप नहीं भाग दे सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जब किसी संख्या को हम इनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया है। ऐसे ही जैसे 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 है, 16 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़े होते हैं तो ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है, या अगर इवन इसको भी करना है तो कैसे करते हैं? तो आई एम श्योर आपने इस तरह से देखा होगा कि जैसे मान लो 20 है और इसका हमने अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे, क्योंकि 2 से कटता है ये, फिर 2 से देंगे, फिर 5 से देंगे। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी हम इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, ठीक है ना। या तो ये या फिर ये दोनों सही हैं। वैसे अक्सर हम इसको फाइनली इस रूप में लिखते हैं। तो ये तो है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बस ये है इसकी फुल फॉर्म। ओके, तो बस आप माइंड में ये ध्यान रखना, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे, छोटी घात, और एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे। इसका ध्यान रखना आपको। ओके, तो सपोज दैट हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक है a पावर 3 इंटू बी पावर 2 और दूसरी है
ए पावर 2 इंटू बी पावर 3। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? ओके, जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो हम रखते हैं छोटी पावर। तो ए की छोटी पावर यहाँ पर क्या है? 2 है, और बी की छोटी पावर यहाँ पे 2 है, तो ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए बड़ी पावर रखते हैं, तो ये हमने लिया, और यहाँ पर बी की भी हमने बड़ी पावर, क्योंकि बी की बड़ी पावर 3 है, तो ये ले लिया है। ओके, अच्छा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आता है कि ए बी स्क्वायर और दूसरा है बी इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है ए की पावर यहाँ पर 1 है, जब लिखा नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है, और बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, सी की पावर 2 है। अब एचसीएफ निकालना है, तो क्या करें? अब आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ ए तो है नहीं, तो फिर क्या करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। ये है, ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, बाद में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में तीनों चीज़ें लिख दो, यानी ए बी सी दोनों में लिख दो, सी भी यहाँ लिख दो। अब आप कहोगे सी ऐसे कैसे लिख दें, तो इसकी पावर 0 रख दो, तो ये 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। जो ए है यहाँ पे इसकी पावर 0 कर दो, बी एज इट इज़ लिख दो, और सी ये। अब आप समझ गए, यानी इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब एचसीएफ देखो, छोटी पावर यहाँ पे इसकी छोटी पावर 0 है, बी की छोटी पावर 1 है, 1 लिखते नहीं हैं, और सी की छोटी पावर 0 है। लेकिन ध्यान रखना, पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये और ये तो हट गया, ठीक है ना, यानी ए की पावर 0 जो है वो पूरा का पूरा 1 होता है, तो यानी केवल और केवल बी आएगा। एलसीएम करेंगे तो बड़ी पावर रखते हैं, ए की बड़ी पावर यहाँ पर ए है, बी की बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, और सी की बड़ी पावर भी यहाँ पे 2 है, तो ये हमने लिख दिया है। ये इनका एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ बी है, एलसीएम ये है। लेकिन ध्यान रखना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो, आप ये ज़रूर देखना कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी ए दोनों में नहीं है उसको लिखो ही मत, बी दोनों में है उसकी छोटी पावर देखो, और सी दोनों में नहीं है तो उसको लिखो ही मत। तो इसी आप आराम से बी लिख सकते थे। जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के लिए हम सारा का सारा लेते हैं, यानी ए हम लेंगे, फिर बी दोनों में है इसकी बड़ी पावर देखो, और फिर सी भी लेंगे हम। इस तरह से एक और करते हैं ऐसा जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 पावर 3 इंटू 5, 5 पावर 3 इंटू 7। अब ये देखो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मैंने क्या कहा कि ये दोनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन है यहाँ पे सी का मतलब। अब दोनों में तो ये है नहीं, तो दोनों में ये नहीं है तो 2 तो लिखेंगे ही नहीं हम यहाँ पर, ओके, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए। 5 दोनों में है, तो अब दोनों में है तो क्या लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे, छोटी पावर 1 है वही लिया, और 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ तो 5 हो गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए सारा लिखते हैं, एलसीएम सारा होता है, यानी 2 लिखा, 2 की पावर 3 है ना यहाँ पर, फिर 5 कौन सा वाला लेंगे, बड़ी पावर लेंगे, और फिर हमने 7 ले लिया है, ये है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इन द सेंस मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसे सॉल्व करो। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 11, तो क्या होगा एचसीएफ? ओके, एचसीएफ जो है 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पर देखो, 2 दोनों में है तो छोटी पावर लेंगे, 5 दोनों में है छोटी पावर लेंगे, 7 दोनों में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, 11 भी दोनों में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए, और फिर छोटी पावर लो। एलसीएम के लिए तो सारा का सारा लेते हैं हम, एक एक करके चुन चुन के सबको लो। 2 लिया हमने, 2 की पावर 3 है, 5 बड़ी पावर, 7 लिखो, 11 लिखो क्योंकि 7 है, ठीक है ना। अगर 11 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर भी लिख देते। ये एलसीएम है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। कभी कभार नंबर इस रूप में नहीं दिए होते हैं, किस प्रकार से दिए होते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस किस का,
40, 60 एंड 75, इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए करते हैं। तो सबसे पहली बात 40, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, 2 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर 60 है, 2 से किया 3, फिर 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर है 75, 3 से किया 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो अब हम इनको लिखते हैं। जो 40 है ये है 2 की घात 1 2 3 गुणा 5। जो 60 है ये है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। और जो 75 है ये है 3 गुणा 5 की घात 2। तो इनका HCF होगा, ध्यान रखना HCF के लिए सब में होना चाहिए और छोटी पावर लेते हैं। तो सब में क्या है, 2 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 तीनों में कहाँ है? अच्छा 3 है तीनों में, 3 भी नहीं है। ओके 5 तीनों में है, तो 5 तीनों में है, बिल्कुल है। और सबसे छोटी पावर 1 है ना इन दोनों में। तो ये आ गया है। अब आपको समझ आ गया कैसे हम करेंगे। एलसीएम के लिए सबको लेते हैं, एक एक करके पकड़ो। पहले 2 पकड़ो, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 3 है, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। ये आ गया है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 8 25, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 600। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया है। ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज दैट हमें निकालना है HCF एंड LCM। वन 50, 250 एंड 400 क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड हम बनाते हैं। तो 150 जो है 2 से करेंगे 75, 3 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। अच्छा 250 है। और ध्यान रखना कई बारी बच्चे कहते हैं कि सर हमें पहले छोटे से ही करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले 5 से करो, क्या दिक्कत है। ओके फिर 5 से करो, लेकिन अभाज्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 से कर रहे हो, 10 से मत कर देना, अभाज्य से ही करना है, ठीक है। तो ये क्या 5 से किया 10 आया, फिर 5 से करो, 2 से करो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, ठीक है ना। और 400, वैसे मेरी ट्रिक क्या है, जब मुझे 0 दिखते हैं ना, तो यानी 2 एंड 5 तो वहाँ पे पक्का है। 2 से किया और चलो फ़िलहाल ऐसे करते हैं, ये 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 एंड 5 से किया 1, ये आ गया है। तो इसका मतलब जो 150 है ये है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। तो 250 है। देखो ध्यान रखना 250 भले हमने इस ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा लिखो और फिर बड़ा लिखो। हालांकि ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी थोड़ा आसानी रहती है हमें यहाँ पर। ये है 400 जो है ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। HCF क्या होगा, HCF कॉमन तीनों में होना चाहिए, लेकिन छोटी पावर होनी चाहिए, जो कि है 2 तीनों में है, छोटी पावर ये 2 ही है यहाँ पर। 5 तीनों में है, छोटी पावर 2, मतलब ये है, ठीक है ना, 5 की पावर 2 है ये। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 पचे 25 और ये आ गया है 50। LCM क्या होगा, LCM में एक एक करके सभी लेते हैं। पहले 2 लिया, सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 5 लिया, सबसे बड़ी पावर नहीं 3 भी तो है यहाँ पर, और 5 की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। ओके पूरा गुणा करके। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। एंड फाइनली हमारे पास है, देखिए आपके पास इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, और फिर कोई अपरिमेय संख्या लिखी होगी और आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी होगी कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दो प्रकार से आपके पास अपरिमेय संख्याएं पूछी जा सकती हैं। पहला प्रकार क्या है कि आपको पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √6 √7, इस तरह से आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 1/√2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √2/3 या 2 + √3 या फिर 2√3। ये भी आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को करने का तरीका डिफरेंट है। ये अलग बात है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं विरोधाभास विधि, वो एक जैसा ही, वो दोनों में अप्लाई करते हैं, लेकिन करने का जो तरीका है इनका बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है तो कैसे करें, और फिर मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करें। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपके पास √2 आए या √3 आए, √5 √6 कुछ भी आए, बिल्कुल सेम तरीका है करने का। तो एक अगर आप सीख लेंगे तो सारे ही आपको समझ आ जाएंगे, बस केवल डिजिट चेंज करने होगी। जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आप अगर √3 आएगा तो 3 लिख देना। ओके, अच्छा अब इनको सॉल्व करते हैं हम विरोधाभास विधि से। अब विरोधाभास विधि क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि शुरू में हम एक परिकल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आपको दो प्रकार के नोट दिखाए जाते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, उसको नहीं पता कि कौन सा 10 रुपये का नोट है, कौन सा 20 रुपये का नोट है, ठीक है ना। मान लो कि 10 रुपये का, ये 20 रुपये का है, और किसी ने उसको पकड़ा दिया कि अच्छा ये नोट दे के बोल दिया कि ये 20 रुपये का है, और ये ठीक है ना। तो उसने भी ये मान लिया कि हाँ भाई ठीक है 20 रुपये का है, तुम कह रहे हो तो। अब ये जो पर्सन है ये इस नोट को लेके बाजार जाता है, मार्केट जाता है, और वो 20 रुपये की कुछ चीज़ खरीदता है। वो कहता है कि मुझे 20 रुपये के कोई बिस्किट का पैकेट दे दो। अब दुकानदार उसको बोलता है कि नहीं, ये बिस्किट का पैकेट जो है, ये जो नोट आप मुझे दिखा रहे हो उसमें नहीं आएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो पर्सन है जो इसको इस नोट को लेके गया, वो समझ गया कि ये नोट 20 रुपये का नहीं है। वो कैसे समझा? क्योंकि ये जो सामान है इसकी कीमत थी, कॉस्ट 20 रुपये थी, और जो ये नोट लेके गया वो उसने कल्पना की थी कि 20 रुपये का हुआ, लेकिन वो सामान तो आया नहीं ना उसमें, तो यानी उसकी कल्पना गलत साबित हुई। तो ये 20 रुपये का नोट नहीं है, फिर 20 रुपये का नोट दूसरा वाला था। ओके, आपको ये समझ आ रहा है? यही है विरोधाभास की विधि। यानी जो कल्पना शुरू में की थी, बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि वो कल्पना गलत साबित होती है। इसको कहते हैं विरोधाभास की विधि। अब देखो यहां पर हम यही मानकर चलते हैं शुरू में कि यह एक परिमेय संख्या है, और बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कल्पना गलत थी। और गलत थी इसका मतलब अगर वो संख्या परिमेय नहीं है तो फिर वो अपरिमेय हो गई। ओके, ऑलराइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम भिन्न में लिख सकते हैं ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं a/b। तो जहाँ पर जो a एंड b है ये पूर्णांक हैं, और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, पूर्णांक हैं, और a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है? देखो जैसे 10 और 12 है, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 इसको भी काटता है इसको भी काटता है।
तो यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 एंड 10 की, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यानी 1 है वो अलग बात है, 1 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, उसके अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही हमें तो यही इस बात को कहने का मतलब है। ठीक है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारी कल्पना है शुरू में, ध्यान रखना। अब बाद में आप नोटिस करेंगे ऐसी घटनाएं होंगी जिससे हमारी ये कल्पना गलत साबित होगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया √2b इज इक्वल टू ए, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। इतना समझ आ गया? अच्छा, जब भी हमारे पास ये होता है 2b² इज इक्वल टू a², तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई यही तो होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 × 5 इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब हुआ ना कि इस 10 को ये 2 डिवाइड कर सकता है, तभी तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2a² का एक गुणनखंड है, या अब अगर ये इसको विभाजित कर सकता है तो ये डेफिनेटली a को विभाजित करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर ये a² को विभाजित कर सकता है तो ये a को भी विभाजित करेगा। ये बल्कि पूरा आपके उसमें एक थ्योरम टाइप की है ये, कि अगर मान लो कोई चीज़ सपोज दैट 3 है जैसे, अगर वो 6 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 6 को भी विभाजित करेगा। ये इस प्रकार की थ्योरम है। ठीक है, ये तो आपको ये लिखना है कि 2a² को विभाजित कर सकता है, इसीलिए ये a को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, इसको भी विभाजित कर सकता है फिर तो। और ध्यान रखो, अगर 2a को विभाजित कर सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c। भाई 2a को विभाजित कर सकता है ना, तो ये हम 2c लिख सकते हैं। नहीं समझ आया? देखो मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कि 10 को 2 विभाजित कर सकता है ना 2, तो इसीलिए मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो वही है, ये उसी तरह से लिखा है ये। ओके, और अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a² इज इक्वल टू 4c²। a² की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2b²। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, और a² की जगह पे 2b² आएगा। 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब आप नोटिस करेंगे यही वाली परिस्थिति आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2b² को विभाजित कर सकता है, और अगर ये b² को विभाजित कर सकता है तो b को भी विभाजित करेगा। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये 2a को विभाजित कर सकता है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है कि b को विभाजित कर सकता है। देखो है ना ये, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर, इसीलिए जो 2 है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। समझे भाई, 2a को विभाजित कर सकता है, 2b को भी विभाजित कर सकता है, तो ये a और b का गुणनखंड हुआ ना दोनों का। लेकिन शुरू में क्या कहा था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ पर तो पता चल गया कि है। इसका मतलब जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2a और b का कॉमन फैक्टर है। अब हम एक काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे 2। अब एक तो यहाँ पर एक कथन है और एक कथन यहाँ पर है, और दोनों में विरोधाभास है। तो हम ये लिखेंगे कि 1 और 2 कथन में विरोधाभास है। और इसका क्या कारण है, ये विरोधाभास क्यों हुआ? इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना थी। तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है, और ये एक परिमेय संख्या है। तो ये बात पूरी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मैंने पूरा लिख दिया है, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसमें एक कथन ये है जो शुरू में कहा गया था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और एक कथन यहाँ पर है कि a और b का कॉमन फैक्टर है। तो हम ये लिखेंगे कि कथन 1 और 2 में विरोधाभास है, दोनों उल्टी बातें कह रहे हैं, ऑपोजिट बातें कह रहे हैं। और इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण, गलत जो है उसका हिंदी का प्रॉपर शब्द है त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो कल्पना हमने की थी ये त्रुटिपूर्ण यानी गलत परिकल्पना थी। तो इसका मतलब ये है कि जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है,
और ये प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो सारे क्वेश्चंस को करने का सेम प्रोसेस है। अगर मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 3 आ जाता, मान लो कि यहाँ पर 3 आ जाता, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते, फिर यहाँ पर भी 3 आ जाता, फिर ये भी 3 हो जाता, फिर यहाँ पर 3 आ जाता, फिर ये भी 3 आ जाता, ये 3 है, ये 3 आ जाता, फिर ये 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 3 है, ये 9 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, ये 3 है और ये 3, ठीक है। तो और यहाँ पे भी इस तरह से √3 हम लिख देते। सिंपल है, सेम टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, ये समझो सेम चीज़ है और इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, और अगर 5 के लिए आ जाए तो सबको आप 5 5 5 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ सकता है, या फिर 2/√3 की जगह पे 2 + √3 भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा आराम से कि किस प्रकार, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कैसे करें। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत आसान है सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन 2 तरह से आपके पास आ सकता है। या तो आपके पास क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में, फिर तो आप सॉल्व करना सीधा शुरू करेंगे और उसमें हम ये मान कर चलेंगे कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पहले से ही पता है। बात नहीं समझ आई ना अभी? मैं फिर से समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपके पास 2 नंबर में आया तो आप क्या मानकर चलोगे पहले से कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और फिर आगे सॉल्व करना शुरू करोगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आया तो पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर बाकी काम करने होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको जब हम सिद्ध करते हैं तो ये हम पहले से मान कर चलते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ओके। लेकिन अगर हम पहले से नहीं ये मानकर चल रहे हैं तो 2 नंबर के लिए तो आप इतनी मेहनत बिल्कुल मत करना। 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि आपको ये भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आया 5 नंबर में, तो सबसे पहले आपको ये पूरा करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर किया है कि √3 एक, हमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और पूरा जो है आपको करना होगा और फिर आगे करना होगा, ठीक है ना। और अगर ये 2 नंबर में आया फिर तो उतना ही करना है जितना मैं इसके आगे करूँगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये, इसको भी हम विरोधाभास की विधि से करेंगे। तो हम ये मानकर चलेंगे कि माना 2/√3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू, परिमेय जो संख्या होती है वो a/b है, जहाँ पर a और b पूर्णांक है, ठीक है। इतना काफ़ी है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिलहाल इतना पर्याप्त है। अब हम क्या करेंगे कि √3 को हमें अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर ये हमने ये करेंगे हम 2b इज इक्वल टू √3 इंटू a, और a नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 2b/a इज इक्वल टू √3। a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए 2b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप कोई भी पूर्णांक यहाँ पर रखिए परिमेय संख्या आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक, लेकिन √3 क्या है? √3 तो अपरिमेय संख्या होती है ना। √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहीं पे मैं आपको ये बता रहा था कि देखो हमने सीधा लिख दिया ना अपरिमेय संख्या, तो आपको भी सीधा ही लिखना है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 नहीं पूछा हुआ है, 2/√3 पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये मानकर चलना है कि ये मतलब पहले से ही पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन में सीधे दिया होता है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है जहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर भी आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, जैसे इसीलिए मैं कह रहा था, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो
तो आपको पहले ये अलग सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय संख्या है, इस विधि से जो मैंने यहाँ पर किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या इतनी देरी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ओके, लेकिन और परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, हम जानते हैं, है ना। परिमेय और अपरिमेय कहाँ बराबर होते हैं? परिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय कभी नहीं होता है। तो इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। है ना, इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है, यानी ये हमारी कल्पना गलत थी। तभी तो ये परिमेय बराबर ये परिमेय और ये अपरिमेय आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 2+√3 कि ये प्रूव करना है, तो इसको फिर आप क्या करोगे? a/b करोगे, 2 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा a/b-2 और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 2b/b। और फिर यही है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये विरोधाभास यहाँ पे हो गया है, यानी हमारी परिकल्पना गलत थी और इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ऑलराइट, और अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो संख्याएं हैं, हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसी भी संख्या को, मान लो कि कोई संख्या 10 है, जब हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मीन्स ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनके गुणनफल के रूप में हमने इसको लिखा है, तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का और स्वयं इनका भाग जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें या तो केवल एक का भाग जाएगा या खुद का जाएगा। जैसे कोई भी इसमें से पिक कर लो, मान लो कि हमने 11 पिक की है, इसमें या तो 1 का जाएगा या 11 खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा। तो ये है अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए 1 बाय 1 इनको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 140। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग देंगे हम सबसे पहले। और ध्यान रखना, केवल इनसे भाग देना है, आप 10 से मत भाग दे देना, इनसे है, ठीक है ना, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे। तो 2 से डिवाइड किया 70 आया, फिर 2 से किया तो ये 35 है, फिर 5 से किया तो ये है 7, और फिर 7 से किया तो ये है 1। तो यानी 140 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। सेकंड है 156। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे इसको, तो ये हुआ 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हुआ 39। फिर 3 से भाग देंगे तो ये हुआ 13, और फिर 13 से भाग देंगे तो ये हुआ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है 3825।
तो सबसे पहले इसमें 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 से भाग चला जाता है, ठीक है। कैसे? 8 3 11, 11 12 13, 13 5 18। इनको प्लस करो। अगर प्लस करने पे ऐसी संख्या आती है जिसको 3 से भाग दे सकें तो यानी इसको भी हम 3 से भाग दे सकते हैं। 3 और 9 में ये रूल लग जाता है, ठीक है। तो 3 से इसको हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2, तो 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 2 और 1 3, 7 3 10 5 15, इसमें भी 3 से चला जाएगा। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम 5 से दे सकते हैं। बिल्कुल 5 से भी दे सकते हो आप। ऐसा नहीं कि पहले छोटे नंबर से ही देना है, आप बड़े नंबर से दे सकते। आप 5 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे किसी से भी आप भाग दे सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे नंबर से पहले भाग दे, अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे वैसे भाग देने के लिए आप किसी से भी दे सकते हैं। 2 से दे दो, 2 5 10, फिर 2 सॉरी 5, 5 दूने 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग दिया हमने तो ये आया 5 पचे 25, ये 3 से दिया 17, और फिर 17 से दिया 1, तो यानी 3 8 2 5 इज इक्वल टू। अब लेकिन यहाँ पर जो इनका क्रम हम लिखेंगे, बिल्कुल पहले छोटा लिखेंगे। तो 3 यहाँ पर कितनी बारी है? 1 2, तो 3 गुणा 3, फिर 5 गुणे 5 गुणे 17, तो यानी ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, 17, ठीक है। नेक्स्ट है 5005। ओके, तो वैसे इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 3 से भाग नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा इसमें, तो ये 1 0 0 1। अब इसमें 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 से जाएगा? 7 कम 7, हाँ 7 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 कम 7, 3 0, 7 चौक 28, फिर 2 1, 7 दिया 21, और इसके बाद इसमें 11 से भाग जाएगा क्योंकि 7 से अब नहीं जाएगा। 11 से जाएगा और फिर 13 से, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। और फाइनली हमारे पास है 7429। तो सबसे पहले देखो, इसमें 3 से जाता है क्या? इसके लिए उनको प्लस करो, क्योंकि 2 से तो जाएगा जाएगा नहीं ये। 7 4 11, 12 13, 13 9 22, ये 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं। 7 ही कम 7, 7 से 7 से भी नहीं जा रहा है। फिर 11, तो अच्छा हाँ, ध्यान रखना ट्राई किस किस से करेंगे, केवल अभाज्य संख्याओं से करेंगे, ठीक है। यानी जो मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी थी, अभाज्य संख्याएं, बस इन्हीं से ट्राई करेंगे। जैसे इसके अलावा आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे 19 एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 23 है, 29 है, फिर 31 है, फिर है 37 है, 41 है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन्हीं से ही हम ट्राई करेंगे। ओके, तो ये किससे जाता है? 7 से हमने देख लिया। 11 से ट्राई करते हैं। 11 से भी नहीं जा रहा है ये। 13 से ट्राई करें तो 13 से, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, ओ 13 से भी नहीं जा रहा है। फिर 17 से, 17 चौको 68, 68 6 2 17 तिया 17 से जा रहा है। ओके, 17 चौको 68, फिर ये आया 68 यानी 6 2 62, 17 तिया 51, फिर ये 11 119, 17 सत्ते 119। आपके पहाड़े, आपके टेबल बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे इसको आराम से। अब हमने इसको करना है, तो देखो अब 17 या उससे बड़ा ही ट्राई करेंगे, उससे छोटे से तो ये होने से रहा। तो 17 से फिर जाएगा, 17 दूने 34, ना 17 से अब नहीं जाएगा। 19 से, तो 19, हाँ 19 से जा रहा है, गुड। 19 दूने 38,
19×57 और अब 23 से जाएगा ये, तो ये हो गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गया है। ठीक है, वेल आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमने इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, फिर हमें इसकी जांच करनी है। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है 26 और 91। तो जो 26 है, अब ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि ही अप्लाई करनी है क्योंकि आपकी सिलेबस में वही है, ध्यान रखना इस बात का। तो 26 होता है 2 गुणा 13 और 91 होता है 7 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए हम दोनों में देखते हैं, दोनों में होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए, छोटी पावर होनी चाहिए। तो दोनों में 13 है और छोटी घात तो 13 ही है, मतलब दोनों में एक एक ही पावर है, तो ये 13 आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम में सब कुछ आता है, एक एक करके लेते हैं, सभी को लेते हैं। तो 2 लेंगे हम, फिर 7 लेंगे और 13 लेंगे, बड़ी वाली घात, तो दोनों में तो सेम पावर है, तो ये आ जाएगा 13 और ये मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये है 13 7 91 182। इतना क्लियर हो गया? हमने एचसीएफ फाइंड कर दिया है, एलसीएम फाइंड कर दिया है। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहां पर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो जांच यह है कि हमने ये देखना है दो संख्या को गुणनफल बराबर ये होता है। तो हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या को गुणनफल क्या हो, तो संख्या है 26 गुणा 91 और ये गुणा करके आ जाएगा 2366, ठीक है। और एचसीएफ यानी ये हमने गुणा करके देख लिया। अब राइट हैंड साइड देखो, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी यही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, सत्यापित हो चुका है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर 510 एंड 92। तो पहले इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। मीन्स अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सीधे तो करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम एक काम करते हैं। 510 क्या होता है, पहले 2 से किया, 2 से भाग दिया, तो यह आ जाएगा 2 दूने 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से दिया, नहीं 2 से अब तो जाएगा नहीं, 5 से दिया तो 5 1, फिर 3 से दिया 17, फिर 17 से दिया 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 510 है वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और दूसरी संख्या क्या थी यहाँ पर 92 92। तो 92 को हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो 2 से किया 46 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 23 आया, फिर ओके 23 तो किसी और से नहीं होता है, तो ये आ जाएगा। यानी जो 92 है ये है 2 का स्क्वायर इंटू 23, है ना, दो बार है और 23 ये है। अच्छा, अब इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है, कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, और छोटी पावर कॉमन दोनों में, यानी 2 दोनों में है और छोटी घात है इसकी, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम के लिए हम सब लेते हैं, सब, पहले 2 लीजिए उसकी बड़ी पावर,
फिर 3 लीजिए, फिर 5 है, फिर 17 है और फिर 23 है। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर दोनों को मत उठा लेना। जब दोनों में जो चीज़ होती है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। ओके, और ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा 23460। तो एचसीएफ हमें मिल चुका है, एलसीएम हमें मिल चुका है। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने का एक तो अभी मैंने तरीका बताया। तरीका क्या, वही हम करेंगे। लिखने का तरीका थोड़ा आप डिफरेंट कर सकते हैं। कैसे? सीधे आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जो ये दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल, तो देखो एक संख्या है 510 और दूसरी है 92। इनका गुणनफल जो है वो एचसीएफ यानी 2 इंटू एलसीएम यानी ये है। अब ये गुणा करके देखना है कि क्या ये सही आ रहा है। तो ये है 46920 और इसको करेंगे ये भी आएगा 46920। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये सत्यापित हो चुका है, यानी आप लिखोगे वेरीफाइड, यानी सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो दोनों तरीके लिखने के हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तीसरा 336 एंड 54। तो पहले 336 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। ठीक है, और दूसरा है 54। तो ये 2 से गया, 2 से करेंगे तो 27, 3 से किया 9, 3 से 3, 3 से किया 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि 336 जो है ये है 2 की घात कितना, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 है 2 गुणा 3 की घात 3। तो जो इसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ के लिए देखते हैं, दोनों में होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए। तो दोनों में 2 दोनों में है और छोटी पावर ये है, तो यानी हमने ये लिया, और 3 भी दोनों में है और छोटी पावर ये है, तो ये लिया हमने, और ये 6 आ गया है। एलसीएम, एलसीएम के लिए सब लेते हैं एक एक करके। 2, अब ये 2 यहाँ भी है तो हम बड़ी पावर लेंगे। 3 यहाँ भी है और हम बड़ी पावर लेंगे यहाँ पर। और 7 बस यहाँ है तो वो भी लिखेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 तिया 9 गुणा 7, और एक गुणा करके आएगा 3024। ठीक है, कर लेना आप आराम से गुणा, इसका यही आएगा ये। और अब इसकी जांच करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या है, संख्या एक तो है 336 और दूसरी है 54। ये गुणा करके आएगा 18144, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये 6 इंटू 3024। तो ये भी आएगा 144 ये हुआ और 6 थे 18 ये हुआ, ये भी हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, और ये इसकी जांच हो चुकी है, ये वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। ओके,
तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.2 से, और यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो इनको करना शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमारे पास है 12। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये होता है, पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, फिर 2 3 से करेंगे, 3 कम 3। तो हम लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू 2 की घात 2 गुणा 3। क्लियर है? अच्छा, सेकंड है, सेकंड नहीं, 15। ओके, और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.2 से। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। 3 पार्ट से वन बाय वन हम इनको करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारे पास। तो देखो, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 12। तो आप जानते हैं कि 12 होता है 2 गुणा 3, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। 12 को आप यहाँ पर लिखो इस तरह से और भाग दो इसको। पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो यानी ये हो गया 2 की घात, देखो 2 2 बार है, फिर 3 है, ठीक है ना। इसके बाद है 15। तो 15 आप जानते हैं 3 गुणा 5 होता है, ठीक है। ये सब करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, ये सीधा ही है। और जो 21 है ये होता है 3 गुणा 7। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? देखो, एचसीएफ के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, तो एक तो कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों में होना चाहिए, और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो तीनों में देखो, 3 तीनों में है, 2 जो है वो तीनों में नहीं है, बाकी कोई भी तीनों में नहीं है। 3 है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो उसकी सबसे छोटी पावर क्या है? तो देखो, तीनों जगह एक ही पावर है उसकी, ठीक है ना। यहाँ भी 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो यही आएगा। तो ये एचसीएफ आ गया है। एलसीएम क्या है? देखो, एलसीएम में सब कुछ आता है, और तो और सबसे बड़ी पावर आती है। तो यहाँ पे खैर 2 तो खैर यही है, तो वो तो वही आ जाएगा, 2 की पावर 2। 3 तीनों जगह है, तो तीनों जगह का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, नहीं, सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। अब यहाँ पर एक जैसी पावर है तो वही लिख दिया हमने। फिर ये 5 है, और फिर 7 भी है, तो सब लेते हैं, इसमें ध्यान रखना। ओके, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 6 सतह 42, तो ये 420 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो यहीं पे करते हैं इसको। तो सबसे पहले है 17। 17 होता है 1 गुणा 17, क्योंकि कुछ है नहीं इसका, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। ओके, 23 है, ये 1 इंटू 23, और 29 है, ये 1 इंटू 29, क्योंकि ये सभी जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ रहा है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? तीनों में होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए वो तीनों में, और सबसे छोटी पावर। तो तीनों में क्या 1 है, तो 1 ही लिख दिया हमने, एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम के लिए सब लेते हैं, सब कुछ। तो एलसीएम में 1 तो खैर लिखने की ज़रूरत अब है नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी 17 आएगा, 23 है, एंड 29 है। तो एलसीएम में सब कुछ आता है, और इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा करने के बाद। ओके, एंड फाइनली हमारे पास ये है। तो थर्ड पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले तो 8 है। 8 क्या होता है? 8 आप जानते हैं कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना 8। तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 9 है, 9 होता है 3 इंटू 3, इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं।
और जो 25 है ये होता है 5 गुणा 5, इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो हमें इस तरह से पावर में लिखना होता है। तो अब समझ गए ना, एक ये है 2 की घात 3, एक ये है और एक ये है। अब निकालेंगे इनका HCF। तो HCF ऐसा है कि HCF के लिए वो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में आप कहोगे कि सर यहाँ तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ये आपको पता होगा। तो 1 इसका HCF हो गया। LCM में हम सब कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, उसकी सबसे बड़ी पावर, 2 तो एक ही जगह है तो पावर 3 है वो लिख दिया हमने, 3 की पावर 2 आएगा एंड 5 की पावर 2। और अब इसका गुणा करेंगे तो ये है 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 8 200, 9 दूनी 18, 1800 आ गया और ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 1.2 से। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो संख्याएं हैं, इनका HCF है 9, तो हमें उनका HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं वो कौन सी हैं? इनका HCF क्या है? 9 और LCM यह हमें ज्ञात करना है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हम चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इसीलिए तो जब हम LCM निकालेंगे तो HCF नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल अपॉन HCF। ठीक है। और अब यहाँ पे हम दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, तो ये है 306 गुणा 657 अपॉन, और ये है 9। यहाँ पे आप काट सकते हैं, तो ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 102, ये 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 कम 3, 3 नम 27। और अब हम इसका गुणा करेंगे, 102 गुणा 209, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने किया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ध्यान रखना, आपको नॉर्मल तरीके से यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो 6 जो है, अगर हम इसकी पावर 1 रखते हैं तो आप जानते हैं कि 6 आएगा। अगर हम इसकी पावर 2 रखते हैं तो आप जानते हैं कि 6 6 36 हो जाएगा। अगर इसकी पावर 3 रखते हैं तो ये 216 हो जाएगा। इसकी पावर 4 रखते हैं तो 1296 हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि इसके लास्ट में 6 आ रहा है बार बार। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि क्या ये कभी 0 आएगा लास्ट में। तो वैसे तो आप देख सकते हैं कि कभी 0 नहीं आएगा ये, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें ये इसमें पूछा गया है। इसमें कौन सी प्रमेय यूज होगी वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। क्वेश्चन यही है कि क्या हम n का कोई मान ऐसा रख सकते हैं n की जगह पर कि जब हम इसका प्रसार करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाए। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन इसको लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें 0 चाहिए तो उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक 2 और दूसरा 5। कोई भी संख्या आप उठाओ, आप 20 ले लो, 20 में आप पाएंगे अगर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें आपको 2 और 5 मिलेगा। आप 30 ले लो, यहाँ भी आप पाएंगे कि इसमें 2 और 5 है। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 होगा उसमें 2 और 5 पक्का मिलेगा। लेकिन जो 6 है इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है,
और वो 5 कभी आएगा भी नहीं। अब वो 5 कभी आएगा भी नहीं, ये बात मैंने क्यों कही है? ये है आपकी जो प्रमेय 1.2 है, जिसको कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसकी अद्वितीयता के अनुसार। अब ये सब हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होते हैं। अब यहाँ पर जो 6 है, 6 की पावर n, वो हम लिखेंगे 2 × 3 इसकी पावर n। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 5 होना आवश्यक है, और ये 5 यहाँ पर कभी आएगा भी नहीं। ये क्यों नहीं आएगा? तो देखो, जिस तरह से लिखेंगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक प्रॉपर वे में। तो अब किस तरीके से लिखना है इसके आगे, बिल्कुल यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 कहाँ है? यहाँ नहीं है ना। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार इसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या। ये प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे मान लो कोई भाज्य संख्या 6 है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये जो हम लिखते हैं ये एकदम अद्वितीय होता है, यानी हम इसका क्रम बदल सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इसका और हल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और आ जाए। ये एक ही और यूनिक हल होता है। यूनिक का मतलब कि कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद ये किसी दूसरे क्वेश्चन में ये 5 × 2 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। या दूसरे तरीके से करेंगे कुछ, बिल्कुल भी नहीं। 3 × 2 है तो 3 × 2 ही रहेगा, या बस आप क्रम बदल सकते हैं इसका। ऐसे ही जो 10 है, अगर आप 10 को करेंगे 2 × 5, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 × 2 कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अलावा कोई और हल इसका नहीं हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि ये 5 की जगह पे 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो यही है ये प्रमेय। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और फिर हमें यही लिखना है कि इसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है। और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो ये है n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5, 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, और 5 तो है नहीं, तो ये कभी समाप्त भी नहीं होगा। क्लियर है? बस ये आप ध्यान रखना किस तरीके से लिखा गया है, और ये बड़ा सिंपल है। आपके पास हो सकता है क्वेश्चन इसकी जगह पे कुछ और भी पूछा जाए, हो सकता है कि 8 की पावर n पूछ लें, तो भी आपको सेम करना है। 8 की पावर n के लिए आप 2 × 2 × 2 कर देना, और फिर आपको सारी यही कहानी कहनी जो यहाँ पे कही गई है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं चैप्टर से। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये संख्या है 1 और ये भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा क्यों है? क्यों है कि ये भाज्य संख्याएं हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बता देता हूँ आपको कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा, अब ये कैसे है? पहले तो मैं ये जो संख्या है उसको लिखता हूँ। 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पर हम 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचा 7 × 11 + 1, और यहाँ पर 13 गुणा, और ये है इनको ये हो जाएगा 77 + 1, 78, और जो 78 है इसको हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 13 × 6 = 78, 2 × 3 ये है। तो बेसिकली इसको हमने ऐसा लिख दिया है ना। अच्छा, तो हम ये लिखेंगे, अब यहाँ पर जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, तो क्योंकि हमने इसको यानी ये भी जो व्यंजक यहाँ पर दिया है, इसको हमने इस रूप में व्यक्त किया है, ये अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दिए हुए व्यंजक को यानी इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ये जो हमने किया है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और चूंकि हमने ऐसा किया है तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया ना। और ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, तो इस केस में भी यही करेंगे हम। ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ हमने 5 कॉमन लिया और अंदर बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। और ध्यान रखना, आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन आपने उसके बाद ये दोनों लाइनें ज़रूर लिखनी है, इसलिए मैं इनको साथ साथ में कर रहा हूँ। ओके, कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चूंकि ये जो यहाँ पर व्यंजक है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हम इसको कर सकते हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। बाकी अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करना चाहो कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आएगा 3 × 6 = 24, 24 × 144, 144 × 7 1008 + 1, ये हुआ 1009। ओके, और बस ये तो एक, मुझे लगता नहीं कि इसको हम आगे विभाजित कर सकते हैं। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, सेम स्टेटमेंट आपको इसके लिए भी लिखना है और इसके लिए भी लिखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। एक मैदान है, वृत्ताकार है, यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया। अब सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट और रवि को पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। तो उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोबारा यहाँ पर कब मिलेंगे? तो इसके लिए सीधा सा आंसर है कि हम इनका एलसीएम निकालें, यानी जो वांछित समय है, वांछित का मतलब होता है रिक्वायर्ड, यानी जो हमें चाहिए। तो वांछित समय जो इस केस में है वो है एलसीएम होना चाहिए किसका? 18 और 12 का। इनका एलसीएम हम निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो जो 18 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आप जानते हैं कि 18 होता है 2 × 3 × 3, है ना। 2 × 6 = 18, यानी 2 × 3 की घात 2। जो 12 है वो होता है 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 × 12। तो इसका जो एलसीएम है ये होगा, देखो एलसीएम में सभी को लेते हैं और बड़ी पावर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे 2 जो है उसकी बड़ी पावर लेंगे और 3 जो है उसकी भी बड़ी पावर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4, 9 और ये 36। अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमको क्या इसी विधि से करना है? एलसीएम तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। नहीं, आपके सिलेबस में केवल यही विधि है, अभाज्य गुणनखंडन विधि, और इसी से ही आपको एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना होता है इसी विधि से आपको निकालना होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसीलिए कि वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आया है? तो देखो, आप सोचो 18 मिनट में अगर एक चक्कर पूरा होता है तो 36 मिनट में कितने चक्कर पूरे होंगे सोनिया के? तो 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी। 18 मिनट में एक चक्कर और दूसरे 18 मिनट में, तो 36 मिनट में 2 चक्कर।
रवि जो है वो 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे करेगा, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने को के लिए उसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो यानी सोनिया 2 चक्कर पूरे करके यहाँ पे आएगी और रवि 3 चक्कर पूरे करके यहाँ पर आएगा, और फिर यहीं पे वो मिल गए हैं प्रारंभिक स्थान पर। लेकिन ध्यान रखना उन्होंने चक्कर अलग अलग लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमारा 36 आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जिस विधि का यहाँ पर प्रयोग होता है इनको अपरिमेय प्रूव करने के लिए, इसका नाम है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको हम विरोधाभास विधि भी कहते हैं। अब ये क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने की, इसको सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो इन दो क्वेश्चंस से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी जब भी हमारे पास क्वेश्चंस में सिंगल इस तरह से होता है, यानी जैसे कभी आपको √2 प्रूव करने को आ गया या √3 अपरिमेय प्रूव करने को आ गया, ये अलग प्रक्रिया से हल होता है, अलग प्रक्रिया से सिद्ध होता है, और ये एकदम अलग प्रक्रिया से सिद्ध होते हैं। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इससे सिद्ध करेंगे। तो ये जो विधि है ये है क्या? तो इसको हम विरोधाभास विधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो हम शुरू में एक कल्पना कर लेते हैं, कुछ चीज़ मान लेते हैं कि मान लो कुछ चीज़ कुछ है, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे पता चलता है कि जो बात हमने शुरू में कही थी वो गलत थी। यानी यहाँ पर जो बात हम कहते हैं और यहाँ पर जो बात निकल कर आती है, इन दोनों में एक विरोधाभास पैदा होता है, ये एक दूसरे का विरोध करती है। इसलिए इस विधि का नाम है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं पहले, यानी ये हम इसके विपरीत हम ये मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिससे ये पता चल जाए कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये परिमेय नहीं है तो फिर ये अपरिमेय है। ओके, तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम मानते हैं, जो हम लिखते हैं, वो है कि हम इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसको हम, आप जानते हैं कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो √5 है इसको हम लिख सकते हैं a/b, जहाँ पे जो b है वो तो 0 नहीं है, पहली बात, a और b पूर्णांक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो मैंने लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे देखो 2 और 10 इसको हम ले तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 इसको भी काटता है इसको भी काटता है। तो यहाँ पर हम ये 2 और 10 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे 9 और 10 है तो ये इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 1 को छोड़ के, 1 को वैसे हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है ना, कोई इन दोनों को नहीं काटता है। तो ये है इस बात का मतलब कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, √5b = a, और दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये 5b² आ जाएगा a²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5a² को विभाजित करता है, ठीक है, 5a² को विभाजित करता है। देखो कैसे, यहाँ पर ये इसको विभाजित कैसे करेगा? इसी रूप में हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे 5 × 4, आप जानते हैं 5 को 20 होता है। तो यहाँ पर 5 इसको विभाजित करता है ना, इसको भाग दे सकता है, ये सेम यहाँ पर है। अच्छा, और अगर ये a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 a को भी विभाजित करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो हम कुछ नाम देते हैं, इसको नंबर 1 नाम देते हैं स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। ओके, कुछ और भी हम आगे स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 a को विभाजित करेगा, तो इसका क्या मतलब है? अगर 5 a को विभाजित करेगा तो इसका मतलब है कि a =
5c। भाई 5 अगर a को विभाजित करेगा तो इसका यही मतलब हुआ ना कि a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि 5 a को विभाजित कर रहा है। ओके, और यहाँ पर दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, और अब a स्क्वायर को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे 25c स्क्वायर, और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये क्लियर है? अब अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ कहा था कि 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा, ऐसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब अगर 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5b को भी विभाजित करेगा। और ये कैसे पता चला मुझे? यहाँ से पता चला, क्योंकि 5 इसको ये नीचे आएगा तो इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ तीसरा कथन, हमारा ये तीसरा स्टेटमेंट है। अब आप इस सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे गौर करो, क्या है इसका मतलब। तो सेकंड और थर्ड से इससे इसका क्या मतलब है, सेकंड एंड थर्ड से, कि 5a को विभाजित करता है और 5b को भी विभाजित करता है, यानी 5a और b दोनों को विभाजित करता है, कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है। और अगर ये दोनों को विभाजित करता है तो इसका क्या मतलब है कि 5a और b दोनों का अभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो 5 है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप समझे भाई, ये a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है, तो ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लो कि कोई नंबर है 10 और 15, आप जानते हैं कि 5 इसको भी विभाजित करता है और इसको भी, है ना, दोनों को भाग दे सकता है ना 5, तो यानी 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको हम देते हैं, ये हमारा चौथा कथन है। अब ध्यान से देखो, पहली बार हमने क्या कहा था पहले कथन में कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 5 जो है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन बातों में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया ना। और जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि कथन 1 और 2 में विरोधाभास है, यानी ये जो हमने बात यहाँ पर कही थी और इसमें विरोधाभास है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि √5 एक परमेय संख्या है ना। हमने यहाँ पे कल्पना कर ली थी कि एक परमेय संख्या है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा जो सिंगल हमारे पास होता है। ठीक है, जैसे मान लो √2 आ गया, तो जो जहाँ जहाँ पर √5 है वहाँ पे आप √2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 2 आएगा 2 आएगा 2, बस जहाँ पर ये स्क्वायर होगा बस यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, बाकी 2 2 2 सारा 2 2 2 इस तरह से। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इसको आप रट लीजिए, आप ये समझो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको हम अपरमेय संख्या प्रूव करेंगे, तो इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो √5 है ये हमें पहले से ही पता है कि ये एक अपरमेय संख्या है। मतलब ये समझो कि आपके पास अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साथ में ये लाइन ज़रूर लिखी होगी जहां √5 एक अपरमेय संख्या है। आप इस बात का ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी लिखा होगा कि एक अपरमेय संख्या है, और अगर नहीं लिखा होगा तो आप ये मानकर चलेंगे कि ये एक अपरमेय संख्या है, और फिर हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आप आगे समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसका नाम है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, जिसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यानी पहले हम विपरीत चीज मानकर चलेंगे, यानी इसको पहले हम परिमेय मानकर चलेंगे, उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे कुछ बातों में विरोध होगा, और उसके बाद फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी और ये परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, अब ये संख्या जो है हमने इसको परमेय मान लिया है, तो परमेय संख्या में क्या होता है कि 3 +
2√5 इसको हम लिख लेते हैं a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहां a और b पूर्णांक हैं, इसका ध्यान रखना। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, √5 को एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ रखना है। तो 3 पहले राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/b-3, और ये 2, ये हो जाएगा a-3b/b, और ये 2 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा a-3b/2b। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप नोटिस करो यहाँ पर ये जो संख्या है, ये संख्या एक परिमेय संख्या है और ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर ये परिमेय संख्या है। अब लेकिन हम यहां पर लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास हो गया ना। तो यहां पर विरोधाभास है, हम लिखेंगे। और इस विरोधाभास का कारण क्या है, आप सोचो कि ये ऐसा क्यों आया। इस विरोधाभास का कारण यही था क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तभी जाके तो ये विरोधाभास आया है। तो हम ये लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है, हम इस तरह से लिखेंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान रखना। इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। त्रुटिपूर्ण यानी हमने ये जो कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये जो कल्पना है ये त्रुटिपूर्ण है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात समझ आ गई? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल जिस तरह से ये लिखा है आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे जब भी आपके पास इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आप एक साइड करना, ये रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, और बिल्कुल ये स्टेप्स लिखने हैं। सिंपल सॉल्यूशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट इसके हैं। तीनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। विधि आप जानते हैं, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। यानी पहले हम ये मानकर चलेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं और बाद में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होगा। फिर हम कहेंगे कि नहीं, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है। तो किस तरह से लिखते हैं, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 1/√2 = a/b। और अब ध्यान रखना, हम √2 को एक तरफ कर देते हैं, यानी अगर हमें √2 लिखना हो तो ये b/a हो जाएगा। वैसे जब हम ये लिखेंगे तो साथ में हमें ये भी लिखना है कि जहां a और b पूर्णांक हैं, तो जहां a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। ये समझ आ गया। और इसको ऊपर ले गए और इसको हमने पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप यहाँ पे सिचुएशन समझो। राइट हैंड साइड तो परिमेय है, क्योंकि अगर b और a पूर्णांक होंगे तो परिमेय होगी ना। लेकिन जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, ये हम शुरू में मान कर चलेंगे, यानी जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का ध्यान रखना। यानी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये √2 आप पहले से ही मान के चलोगे कि ये अपरिमेय है। यहाँ पे √5 आप पहले से मान के चलोगे कि अपरिमेय है, और यहाँ पे √2 पहले से ही मान के चलोगे ये अपरिमेय है। आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि क्वेश्चन के साथ में ही ये दिया होगा। यानी आपको ये प्रूव करने के लिए होगा कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, जहां पर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये और ये अपरिमेय है, ये पहले से ही हमें पता है। इस बात का ध्यान रखना आप। ओके, तो यहां पर अब आप यहां पर देखो, राइट हैंड साइड परिमेय है, यानी हम ये लिखेंगे कि चूंकि b और a पूर्णांक हैं,
इसीलिए b अपॉन a परमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। तो आप देखो, ये परमेय, ये अपरमेय है, ये परमेय है। आप जानते हैं कि अपरमेय और परमेय बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी इनमें विरोधाभास है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहां पर विरोधाभास है। और इस विरोधाभास का कारण क्या है, क्यों ये विरोधाभास आया, आप समझो। क्योंकि हमने इसको परमेय माना था, तभी तो ये आया है। तो हमारी जो कल्पना थी कि ये एक परमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना थी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये एक अपरमेय संख्या है। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो फाइनल हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल है, आपको यही स्टेप्स लिखने हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और सभी क्वेश्चंस के साथ में ऐसे ही करना है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरमेय संख्या है, और यहाँ पर साथ में क्वेश्चन में ये ज़रूर लिखा होगा कि जहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, मैक्सिमम टाइम। नहीं भी लिखा है तो आपको करना ऐसा ही है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और क्या करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। यानी हम पहले ये मान कर चलते हैं कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहाँ a और b पूर्णांक है। तो ये तो आप सिंपल स्टेप समझ गए होंगे। अब इसके आगे करते हैं। तो √5 को हम एक तरफ कर देंगे और ये 7 को हम नीचे लेके चले जाएंगे। आप समझ गए, 7 नीचे आ गया, ये हो गया है। अब आप देखो सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो यहां पर चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो ये परमेय हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि a और b पूर्णांक हैं, तो क्या होगा, ये अब भाई अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या होगी। यही तो होता है परमेय संख्या कि भिन्न में लिख सकते हैं और ऊपर नीचे पूर्णांक होते हैं। और लेकिन आप ये देखो, ये तो अपरमेय संख्या है ना। ओके, और लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो फाइनली हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास है। आप देखो ना, ये अपरमेय है और ये परमेय है, तो अपरमेय और परमेय बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है और हम लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। हमने गलत कल्पना कर ली थी कि परमेय है, ये अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, ये फाइनली हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारी कल्पना गलत थी, यानी परमेय नहीं है, ये अपरमेय है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइनली हम ये लिखेंगे कि इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। समझ गए आप, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। ऑलराइट, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखो, इस पार्ट को करने के लिए मैंने जो पिछले पार्ट में जो टेम्पलेट बनाया था, मैंने वो मिटाया नहीं है, वैसे रखा है, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्यों ये कैसे बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर आपको एक पूरा स्टैंडर्ड हिसाब किताब पता है तो आप आराम से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ये प्रूव करना हो कि सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है, ध्यान रखना साथ में ये दिया होगा जहाँ √2 एक अपरमेय संख्या है। नहीं दिया होगा तो हम इसको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, करना आपको इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहले हम इसका विपरीत मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विधि यूज होती है ये होती है विरोधाभास विधि, यानी विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। तो हम इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। अब अगर ये परमेय संख्या है तो क्या होगा, अब देखो 6 को उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि एक तरफ हमें रूट वाली संख्या लिखनी होती है और एक तरफ बाकी। ठीक है ना, यानी अगर ये परमेय संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहां a और b पूर्णांक हैं। तो इसको हमने ये लिखा, 6 को दूसरी साइड लेके चले गए और ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a - 6b/b। ठीक है, अब क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए ये वाली साइड है, यानी a - 6b/b एक परमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप, ये एक परमेय संख्या है। और अब ये संख्या परमेय है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये अपरमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरमेय बराबर परमेय हो रहा है, जो कि सत्य बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक विरोधाभास है। और ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ है, इसका ये तभी हुआ है
क्योंकि हमने कल्पना गलत कर ली थी। तो ये लिखेंगे, इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं तीनों पार्ट में, बिल्कुल एक ही तरह के स्टेप्स हैं। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इन्हें करना है। ध्यान रखना, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर नहीं भी मिला होगा लिखा हुआ तो भी आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों को आपको अलग अलग प्रूव करना हो, यानी क्वेश्चन में ये आ जाए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और उसके बाद फिर ये लिखो और इससे सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको फिर इसको अलग सिद्ध करना होगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपको अच्छा खासा 5 नंबर में मिलेगा। एक दो नंबर में तो कभी नहीं आएगा फिर इस तरह का, जहाँ पर आपको दोनों को सिद्ध करना होगा। लेकिन अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इससे आप ये सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए आपको फिर पहले √2 को अपरिमेय सिद्ध करना होगा। आप जानते हैं √2 को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 6+√2 क्यों अपरिमेय है ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।